जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में हम दो अंश दिखाना चाहेंगे 1971 की वॉर के बारे में। पहला, जिसमें पाकिस्तानी जो कि अभी के हैं वो क्या सोचते हैं इस वॉर के बारे में, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। दूसरा, उन इंटेलेक्चुअल्स का जिन्होंने ये वॉर लड़ी, जिसका हिस्सा रहे, जिनके सामने ये हुई, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए पाकिस्तान में उनकी कौम को क्या बताया जाता है और क्या उनके पास नॉलेज है अपनी ही लड़ी हुई वॉरों के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है और भारतीय प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है। 16 तारीख है, 16 दिसंबर। दो हवालों से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। एक, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था 1971 में और वहाँ बांग्लादेश बना, और एक वाक़या हुआ 2014 में जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग को एक नए अज़म के साथ लड़ने का फ़ैसला किया। APS के बच्चे शहीद हो गए थे, आपको याद होगा 2014 में। 7 साल एक वाक़े को गुजर गए हैं, लगभग 50 साल दूसरे वाक़े को गुजर गए हैं। कुछ चीज़ें हैं उनको क्लियर करते हैं ज़रा। हमने रिसर्च की है बड़ी डिटेल में। 11 ऐसे प्रोपेगेंडाज हैं जो भारतीय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं उस लड़ाई को लेकर या उस माहौल को लेकर। उसमें जो पहला प्रोपेगेंडा भारत करता है वो ये कहता है कि 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने हथियार डाला था 1971 में। तो 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजी क्या वहाँ थे, ये बड़ा सवाल है। इस पर हमने रिसर्च की है। तो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद मगरबी पाकिस्तान के सिपाहियों की कुल तादाद 12,000 थी। मार्च 1971 की मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाटा मौजूद है। मार्च 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान यानी जो अब बांग्लादेश है, वहाँ पे पाकिस्तान के जो मगरबी पाकिस्तान के जो सिपाही थे उनकी टोटल तादाद 12,000 थी। नाजुक सूरत से निपटने के लिए मज़ीद दस्ते भेजे गए थे। 1971 में कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाज़ी, उनके मुताबिक उनके पास फ़ौज की मजमूई तौर पर 34,000 अफसर और सिपाही मौजूद थे। यानी 93,000 वाला झूठ है, 34,000 अफसरान और सिपाही मौजूद थे। बाकी कुछ पुलिस, सिविल ऑफिसर, कुछ सिविल स्टाफ, ख़वातीन, बच्चे, ये लोग थे, बुजुर्ग थे जो लोग वहाँ रहते थे, उनको बीच में डालते हैं। आज है 16 दिसंबर और ऑब्वियसली पूरी बांग्लादेश के अंदर और भारत के अंदर बड़ी ऑब्वियसली इसको मनाया जा रहा है। बांग्लादेश मना रहा है कि हमने आज़ादी हासिल की और इंडिया मना रहा है इसको कि जी हमने जो है वो बांग्लादेश बनाने में मदद की। अब देखना यह है कि भारत ने जब बंगालियों की मदद की तो क्या वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है पाकिस्तान। और अगर भारत ने एक पाकिस्तान के हिस्से में जाके वहां पे मुक्ति बहिनी को या एक नॉन स्टेट एक्टर्स को या एक पैरामिलिट्री ग्रुप बनाया और उसको मुख्तलिफ जगहों में फंडिंग की, तो क्या ये बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन बनती है कि नहीं बनती? आज तो हम बात करते हैं कि जी देखें वो फलां मुल्क में फलां जगह पे नॉन स्टेट एक्टर हैं और उनको फलां मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आज से 50 साल पहले चले जाएं तो क्या ये मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान के खिलाफ ये किया गया? और ये सुनिए, मैंने कुछ वीडियोज इकट्ठी की हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो बताना चाहता हूं 1971 के हवाले से। ये सुनिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं और क्या ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन बनती है या नहीं बनती, इसको सुने। और मैंने इसके अलावा और भी कुछ वीडियोज ढूंढी हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहले ये सुनिए। आज हम योद्धा यहाँ बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। आज हम योद्धा यहाँ बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने मिला करके अपना रक्त, हिंदुस्तान की फौज ने, कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, कि रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था, वो भावना का फर्क महसूस नहीं होता था। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी। 70 के दिनों को लड़ी। हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं। मोदी साहब कह रहे हैं आने वाली पीढ़ी को बताएं, और हमने जो 1971 में किया
तो क्या भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता था? क्या भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने में मदद नहीं की? और अगर की है मदद, तो इसका क्या लीगल, पॉलिटिकल या इंटरनेशनल लॉ में इसको कैसे देखा जाना चाहिए? और क्या ये सवाल हैं, मैं समझता हूं ये सवाल वो हैं जिनके आंसर मिलने चाहिए और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आप देखें, पाकिस्तान के ऊपर तो इल्जाम आता है जी 93,000 फौजी थे, लेकिन पाकिस्तान के 93,000 फौजी नहीं थे, 3 डिवीजन थी ईस्ट पाकिस्तान में, तकरीबन जो कि 45,000 लोग बनते थे। उस 45,000 में भी सिर्फ 11,000 जो थे वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान आर्मी के एक्शंस की वजह से, उनको यह था कि हम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी और जो मटीरियल और वो जो चीजें हैं हम उसको जो है वो सेव कर सकें। और साथ में मैं आपको उनकी वीडियो सुनाता हूं, दिखाता हूं, एंड देन आई थिंक यू विल कम टू नो। ये सुनिएगा शर्मिला बोस को। Sharmila Bose from the University of Oxford. I myself grew up with this Indo-Bangladeshi dominant narrative. Yes, sir. I didn't told you. I myself did not know when I started this research that I would hear a different story. When I started the research, I thought, because this is a very poorly documented conflict, that I would be filling in the details and strengthening the documentation of this conflict. It's only after I started doing the research, I found that what people were telling me, the story that was emerging from the ground, was rather different from the dominant narrative that I had heard. Though India is ever present, because of its heavy involvement in the conflict. And I had difficulty accepting that myself, so I understand that people both in Bangladesh and Pakistan who have grown up with this nationalistic mythology will have difficulty in accepting a correction of that. अब अगर आप सुने शर्मिला बोस को, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि ये पूर्ली डॉक्यूमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट है और इंडिया हैविली इन्वॉल्व था इसमें। तो क्या हम देखिए, हमने एक ग्लोबल नॉर्म्स होती हैं, ग्लोबल वैल्यूज है, इंटरनेशनल लॉ है, यूएन चार्टर है, क्या हमने इस चीज को नोट करना है कि नहीं कि जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो किस तरह चलती हैं? जब सॉवरेन स्टेट चलती है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत, तो फिर क्यों करके एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर दरअंदाजी कर सकता है? और ये सवाल कि जी इंडियन फौज जो है वो उसकी जो इंटरवेंशन थी वो ह्यूमैनिटेरियन थी, वो ह्यूमैनिटेरियन नहीं थी, वो अपॉर्चुनिस्टिक थी। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और होती है, अपॉर्चुनिस्टिक इंटरवेंशन और होती है। एंड इंडिया को किसने हक दिया कि वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करे? क्या इंडिया म्यांमार के अंदर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर सकता है? क्या आज हम किसी मुल्क में जाके अकेले सिंगल हैंडेडली जाके ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करें? क्या अमेरिका ने इराक के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर कोई ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की? और फिर की तो क्या हुआ? और अगर क्या उसके पीछे लीगल टूल्स थे कि नहीं थे? लीबिया में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हुई, क्या लीगल टूल्स थे कि नहीं? आपको किसने हक दिया कि आप उसकी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करें? वो कहते जी इंडियन जो फौज की इंटरवेंशन थी वो स्पॉन्टेनियस थी, प्लान नहीं थी। भाई इंडियन नैरेटिव जो है वो ये है कि जो आप नरेंद्र मोदी को सुने, जो मैंने अभी आपको इनकी वीडियो चलाई, क्या वो स्पॉन्टेनियस इंटरवेंशन थी? और फिर सवाल ये आता है कि जी इंडिया को इंटरनेशनल पावर्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो क्या सोवियत यूनियन ने इंडिया को सपोर्ट नहीं दी थी? मॉडर्न टैंक्स दिए, एयरक्राफ्ट्स दिए, और ये दिस हैपेंड ऑल, ये अगस्त जो है वो 1971 तक चलता रहा। और ये जो चीजें हैं सारी इंटरनेशनल सपोर्ट के तहत, ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को मदद रही और मदद करती रही इंटरनेशनल कम्युनिटी। और फिर हमारी फौज पे इल्जाम आया जी वो तो लड़े ही नहीं, उनसे तो लड़े ही नहीं गया। ये आप सुने इंडिया के जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं उनको जरा सुने, फील्ड मार्शल सैम साहब जो मानिक शाह को सुने और देखें कि वो क्या कह रहे हैं। जस्ट लिसन हिम व्हाट ही सेज। मेरा ख्याल है करण थापर इनको सवाल कर रहे थे, ये सुनिएगा। To what extent did you win
because the Pakistan military leadership proved to be incompetent. For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly. But they had no chance. They were 1,000 miles away from their boots. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority almost 50 to 1. They just had no chance. But they fought very gallantly. Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact he sent him a personal letter? That's quite true. We tried to capture a place called Hilly, which he was defending. We tried very hard and we didn't succeed until about the third attempt. And he fought gallantly. I did send him a personal letter. And when I went to fax. ये आपने सुना है वो क्या कह रहे हैं? आप अगर इनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या वो बात क्या सुना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 51 की बात थी, रेशो की बात थी। वो कह रहे हैं मेरे पास 8-9 महीने थे, मैं प्रिपरेशंस कर रहा था। सो इट वाज ऑल प्लान। ये प्लान था कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज पे साइलेंट रही और खामोश रही और कोई कुछ नहीं बोला। और ये बात कर देना जी कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई ईस्ट पाकिस्तान में, इसलिए डेवलपमेंट वहां पे बड़ी थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था। दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तानियों के पुराने जख्मों को ताज़ा कर देता है। ये पुराने जख्म पाकिस्तान के जिस्म पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह पर लगाए गए थे। यकीनन आप समझ चुके होंगे 16 दिसंबर 1971 ये पाकिस्तान की तारीख का वो स्या दिन है जिस दिन पाकिस्तान दो लख्त हो गया, दो टुकड़े हो गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान तकसीम हो गया। ओ भाई, मुल्क किसी 16 साला दोशीजा का दिल नहीं होता जो इतने आराम से टूट जाए। उसकी एक तारीख होती है, उसकी गहराई में जाके देखना होता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता। इन 3 कैरेक्टर्स की जगह भुट्टो साहब, मजीद साहब और याह्या खान साहब, इनकी जगह कोई और होता तो मुमकिन है ये बात 6 महीने आगे चली जाती। ये टूटना था। एटीट्यूड और बिहेवियर ने तोड़ा है, हमारी अशराफिया के एटीट्यूड और बिहेवियर ने। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो कि 47 की वार में भी थी और 65 में भी थी, कि उसके पीछे मिलिटरी का जो है वो अननेसेसरी किस्म की डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी कि उन्होंने अवाम को एक तरफ रख के, पार्लियामेंट्स जो है उनको ना कंसल्ट करके, जो पॉपुलर मैंडेट है वो लिए बगैर अपनी फौजों को जो है वो जंग में झोंक दिया था। एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ने उस जमाने में कहा था कि ये पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदान की तरह है, शेख मुजीब इस पे मंडलाती हुई मक्खी की तरह है। यानी मसला कोई नहीं, ये उसको हथौड़े से मारना चाह रहे हैं। मक्खी निकल जाएगी, गुलदान टूट जाएगा। अपने रवैये, अपने एटीट्यूड, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारी रूलिंग एलीट के एटीट्यूड और बिहेवियर का, उस एरोगेंस का, उस बदतमीजी का, उस बददिमागी का वो जिम्मेदार है, कोई बंदे जिम्मेदार नहीं। ये याद रखना। ये फैक्ट तो झुटलाया नहीं जा सकता ना कि वो उनके यूनिफॉर्म से बिल्ले खींच के उतारे गए, उनको हथियार डाले गए, उनको जो है वो शर्मिंदा किया गया, तस्लीम में ही भलाई समझी। उन्हें वहाँ पे ऑर्डर मिले कि जी सुबह सरेंडर है और हमें हेलीकॉप्टर वगैरह जो है उनको डेमोलिशन के लिए तैयार करने चाहिए। तो जितने भी हम वहाँ पे थे हमने कहा कि नहीं जी हम तो निकल सकते हैं, और 2 तरीके थे, या नेपाल का रास्ता था या बर्मा की तरफ। तो हम सब ने बर्मा की तरफ इख्तियार किया रास्ता, और इसी वजह से हम सुबह 2 बजे रवाना हो गए थे। तो इस तरीके से हम बच गए थे। जनरल नियाजी जो अप्रैल 1971 में जब उनको पोस्ट किया गया ढाका में तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन जैसे ही दिसंबर 1971 में जंग शुरू हुई तो फिर वो कभी रोते थे, कभी हिचकियां लेके आंसू बहाते थे, पता नहीं क्या कुछ अपनी किताब में किया है। अब ये जनरल नियाजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हाँ, ये किसने लिखा है?
ये ब्रिगेडियर सदीक सालिक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात खराब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल न्याजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं। तो इस किताब में ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब लिखते हैं कि वहां पर मेजर जनरल राव फरमान अली भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि न्याजी साहब बताइए मुहाज की क्या खबरें हैं, तो न्याजी साहब रोने लगे। सबसे पहले सरेंडर की रिकमेंडेशन, यानी हमारे जीएचक्यू ये कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाओ, वो रेजोल्यूशन हम टेबल कर रहे हैं, यानी आगा शाही उस वक्त हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे और भुट्टो साहब गए हुए थे कि 1 दिन 2 दिन हम होल्ड कर लें, हम कुछ अपना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा, न्याजी साहब ने, नहीं हमें सरेंडर कर देना चाहिए, हम ज़्यादा रजिस्ट अब नहीं कर सकते वरना हमारे बहुत लोग मरेंगे। तो इनकी बहुत इंसिस्टेंस और रिकमेंडेशन थी कि सरेंडर कर लें। इन जर्नलों का जो है, आप जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी आप बुक्स उठा के देखें कि किस तरह उनकी एक तरह की इन फाइटिंग चल रही थी। एक जनरल दूसरे के जी ये जी टिक्का खान का कसूर है, दूसरा फरमान अली खान कहता है जी उसका कसूर है, तीसरा जो है जी उसका कसूर है। जनरल न्याजी जिसने हथियार फेंके खुद वहाँ पे लड़ते हुए, उसने वापस आके जो अपनी किताब लिखी उसने सब इनके सर डाल दिया। तो उसमें ये ऐसे लगता है कि जिसको अब हेडलेस चिकन कहते हैं ना, दे वर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन्स, कि हम कर क्या रहे हैं, हमने लड़ना है आखिर दम तक, बांग्लादेश को बचाना है, इसको अलहदा करना है। यानी एक पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके अंदर जो है वो चल रहा था। क्लैरिटी नहीं थी कि हमारा मकसद क्या है, और फ़ौजें लेके वहाँ पे घुस गए जिसके नतीजे में ना तो वो पूरे तरीके से अपना जो पोटेंशियल है उसको यूज़ कर सके और ना ही जो है वो पीछे हटने की पोजीशन में रहे, और अल्टीमेटली जाके उनको जो है हथियार फेंकने पड़े। ये कहाँ तक सच्चाई है कि ये मैसेज जो है या तो जीएचक्यू से आया या जनरल न्याजी की लेवल तक रहा और फिर आगे इसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, जबकि फ़ौज का एक मरबूत निज़ाम होता है। ये आपकी नॉलेज में क्या इस तरह के वाक़यात हुए? नहीं, ये फैसला तो जनरल याया और जनरल हमीद जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये इनका फैसला था, और इन्होंने ये फैसला न्याजी तक पहुंचाया था कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हथियार डाल देना चाहिए। ये तो आप लोग भारत की जो बाकायदा जंग है ये तो शुरू हुई 3 दिसंबर 1971 को, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का फैसला 1 अप्रैल 1971 को कर लिया था। और राघवन साहब ये भी लिखते हैं इस किताब में कि बाकायदा जंग तो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई, लेकिन भारतीय फौज मशरकी पाकिस्तान के अंदर 21 नवंबर 1971 को दाखिल होगी। और ये फैक्ट है कि सन 48 से हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान में काम कर रहा था और आखिर में तो ट्रेनिंग दी। भारत पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है और बेचारी आईएसआई उसे कानो कान खबर नहीं है। खबर कब होती है? जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट चुका होता है। जरा सोचिए, किसी देश की खुफिया एजेंसी और वहां की सेना के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। ये जो थी ईस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन, पाकिस्तान आर्मी का या फौज का या जो भी ईस्टर्न कमांड और उसमें जीएचक्यू की भी सब शामिल था, दैट वाज ए बिगेस्ट डिजास्टर। हमारी टोटल मिसकंसेप्शन, ये हमारी समझ में नहीं आ सकता कि इतनी स्ट्रेटेजिक और इतनी पाकिस्तान की ज़बरदस्त आर्मी और इतनी सब प्लानिंग और सब कुछ, कि वो ये समझते रहे आखिर वक्त तक। एक तो ये कि कैलकुलेशन कि इंडिया अटैक नहीं करेगा, और वहाँ अगर ये सूरत चलती रही, ईस्टर्न कमांड वाले मुस्तकिल ये कहते रहे कि नहीं, अगर यही चलता रहा तो इंडिया अटैक नहीं करेगा और वो कुछ अटैक वटैक नहीं होगा। हालांकि वो मुक्ति बाहिनी के लोगों को वहाँ कैंपों में ट्रेन कर रहे थे, सारी न्यूज़ आ रही थी, और हम आंखें बंद किए जैसे ऑस्ट्रिच की तरह सर नहीं झुका, रेत में डाल के बैठे, उसमें रेत में घुसा लेते हैं, ऐसे कहे जा रहे हैं नहीं वो नहीं करेगा। और फिर दूसरे हम कह रहे हैं कि उधर अगर कर दिया तो हम इधर वो फ्रंट खोल देंगे, तो जैसे वो अपनी फौजें वहां से निकाल के इन्हें ले आएगा। वहां पर हमारी आर्मी ने इंडियन आर्मी को टोटल वॉकआउट दे दिया और विड्रॉ कर गए सब, और ढाका के डिफेंस का भी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था।